संस्कार गर्भाधान संस्कार है और ये इसकी फिलॉसफी है गर्भाधान संस्कार। तो प्री कंसेप्शन स्टेज 3 मंथ्स का वो है। इसके बाद 9 महीने प्रेगनेंसी एक गर्भ संस्कार है। उन 9 महीनों में आप अपने बेबी को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। आप गर्भ संवाद कर सकते हैं। सारी चीजें इसमें थोड़ा और डिटेल में भी समझाऊंगा जब बात आगे बढ़ेगी। ये 9 महीने का वो गर्भ संस्कार का प्रोग्राम है। ये दोनों पेरेंट्स के लिए हैं, या तो बच्चा है ही नहीं तो ये पेरेंट्स के लिए है। इसके बाद जो बच्चे के लिए 2 प्रोग्राम है वो 0 to 6 years अर्ली चाइल्डहुड का एक प्रोग्राम है। इसमें फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 7 स्टेजेस हैं ब्रेन डेवलपमेंट की, उसके 7 फेजेस हैं। और 6 to 15 की एज ग्रुप में फेज 8, 9, 10, 11 है। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड का प्रोग्राम है, यहां पर 80% फोकस आईक्यू के डेवलपमेंट पर होता है, क्योंकि ब्रेन का 80% डेवलपमेंट पहले 6 वर्षों में पूरा हो जाता है। तो उन 6 वर्षों में आप ब्रेन की इंटेलिजेंस जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। 20% फोकस होगा इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट के बीज डालने पर। जीनियस की मनोविज्ञान में तो परिभाषा है कि आईक्यू अधिक से अधिक हो जीनियस है। भारतीय ऋषियों की परिभाषा अलग है। केवल अधिक इंटेलिजेंस होना काफी नहीं है, ये आवश्यक है पर काफी नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक हो सकती है। दाऊद इब्राहिम कराची में बैठकर अपने इलीगल धंधे यहां चलाता है हिंदुस्तान में। हम तो अपने धंधे में बैठ के भी धंधा नहीं कर सकते, वो वहां से बैठ के इलीगल धंधे करता है। उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए। हमारे साउथ में एक वीरप्पन साहब थे, 3 स्टेट्स की पुलिस खोज रही थी उनको, जिंदगी भर भगाते रहे 3 स्टेट्स की पुलिस को। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत खतरनाक। हिटलर पूरी एक पीढ़ी को मूर्ख बनाया, जर्मन्स की एक पीढ़ी को। इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति था, 60 लाख यहूदी मारे, इतना खतरनाक व्यक्ति था। तो हाई इंटेलिजेंस कोई गारंटी नहीं है जीनियस की। हाई इंटेलिजेंस आवश्यक है पर काफी नहीं है। बहुत खतरनाक हो सकता है हाईली इंटेलिजेंट आदमी यदि उसमें ईक्यू और एसक्यू नहीं हो। इमोशनल क्वोशेंट मतलब संस्कार, संस्कृति, भावनाओं पर नियंत्रण, संबंधों का निर्वाह करने की क्षमता और सारे अच्छे अच्छे संस्कार गहराई तक उसमें हो, ये EQ है। इसके बीज बोए जा सकते हैं पहले 6 वर्षों में। और SQ है स्पिरिचुअल क्वोशेंट, आध्यात्मिक जड़ें उसकी गहरी से गहरी हो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो, हाई IQ, हाई EQ और हाई SQ, ये जीनियस है। तो पहले 6 वर्षों में 80% फोकस होता है IQ बढ़ाने पर, क्योंकि उस समय आप चाहे जितना IQ बढ़ा सकते हो। 20% फोकस होता है इमोशनल क्वोशेंट, संस्कार, और स्पिरिचुअल क्वोशेंट, आध्यात्म के बीज बोने पर। और फिर फेज 8, 9, 10, 11, 6 से 15 साल में यहाँ 20% जो बचा हुआ इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस होता है, और 80% फोकस होता है आध्यात्म और संस्कार निखारने पर। तो ये इस पूरे प्रोग्राम का मैप है। अब आप में से प्लानिंग वर्क करने वाले तो 3-4 मैंने हाथ उठे हुए देखे। जो गर्भाधान में है 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में, ऐसे कितने लोग हैं? 1, 2, 3 लोग हैं। चलिए, पहले 6 इयर्स जिनके बच्चे हों, पोता पोती, दोहिता दोहिती, बच्चे बच्ची, ये ऐसे भी कोई 20-25 लोग हैं। 6 to 15 वाले ये काफी है। ओके, चलिए, तो चारों ही ग्रुप्स के लोग हैं, तो मुझे चारों ही बातों पर आपको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो 2 पार्ट्स हैं जैसे मैंने बताया आपको। पहले 2 प्री कंसेप्शन और एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड, ये तो पेरेंट्स के लिए है। और जो बच्चे 0 to 15 साल में हैं तो 0 to 6 में एक प्रोग्राम है और 6 to 15 में एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट, तो पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम है उसमें 12 मंथली कोर्सेज हैं। इनफैक्ट पहले 3 महीने का तो एक ही कोर्स है और बाद में 9 महीने के, क्योंकि पहले 3 महीने का एक कोर्स इसलिए है कि इसकी कौन सी गारंटी कौन दे सकता है कि भाई प्रोग्राम शुरू करने के ठीक 3 महीने बाद गर्भाधान हो जाएगा। ये तो ईश्वर ही तय करता है। तो इसलिए वो सारा 3 महीने का प्रोग्राम एक ही सॉलिड प्रोग्राम है। जब तक आपका गर्भाधान होता है तब तक वो चलता है। और 9 महीने का जो है वो प्रतिदिन कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो 9 महीने तक आपको करनी है, फर्स्ट डे से लेकर 9 मंथ्स तक। तो ये प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स का। नेक्स्ट, तो प्रिपेयरिंग, पहले 3 महीने में प्री कंसेप्शन में प्रिपेयरिंग फॉर गर्भाधान, ये लैडर ऑफ लव, मैंने जो 5 स्टेजेस बनाए आपको स्त्री पुरुष की रिलेशनशिप के, काम से लेकर प्रेम, मैत्रेयी, करुणा और भक्ति, ये 5 स्टेजेस लैडर ऑफ लव उसको बोलते हैं। और
पॉजिटिव प्रेगनेंसी तब होती है जब एक हेल्दी मदर और हेल्दी फादर की का यूनियन होता है। तो हेल्दी मतलब रिलेशनशिप भी हेल्दी होनी चाहिए, शरीर भी हेल्दी होना चाहिए, मानसिक रूप से भी वो हेल्दी होने चाहिए। वो सारी प्रिपरेशन इस प्रोग्राम में है। नेक्स्ट 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 इसके बाद हाँ आ गया, ओके। तो ये इसको बीज संस्कार बोलते हैं। तो इसमें नॉलेज एंड इंसाइट अबाउट बीज शुद्धि, पंचकर्म, डाइटरी गाइडेंस क्या होनी चाहिए, योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्टडी अबाउट प्रोबेबल डेज फॉर कंसेप्शन, guidance about importance of pre-existing medical condition and ongoing treatment of couple, guidance about effect of lifestyle or habits और mindfulness exercises, spiritual practices, और monthly एक बार counseling session expert के साथ। और इसमें वो ladder of love पे relationship पे काम होता है। तो ये बीज संस्कार है, प्री कंसेप्शन वाला। नेक्स्ट, गर्भ संस्कार में क्या होता है, ये होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर काम होता है, दोनों की मदर की और अनबॉर्न चाइल्ड की, दोनों की। इसके ऊपर उन मदर के थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, सारे चाइल्ड की ग्रोथ को जो 9 महीने में माँ जो भी देखती है, जो भी सुनती है, जो भी भावनात्मक रूप से महसूस करती है, वो सारी बातें, उसके सारे अनुभव केमिकली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम केमिकली ट्रांसमिट होते हैं और ग्रोइंग फीटस के हर सेल को प्रोग्राम करते हैं। तो फीटस बन रहा है माँ के गर्भ में, उसका हर सेल एक कंप्यूटर चिप है। उसमें इनपुट भी हो सकता है, प्रोसेसिंग भी हो सकती है, स्टोरेज भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। तो उसके हर सेल की प्रोसेसिंग, उसकी हर सेल की इनपुट, ये सारा कुछ उसकी माँ के अनुभव पर, वो जो देखती है, वो जो सुनती है, वो जो करती है, वो जो महसूस भावनात्मक रूप से महसूस करती है, ये सारी बातें ग्रोइंग फीटस की हर सेल को प्रोग्राम करती हैं। वो सारा कुछ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। नेक्स्ट, इसमें भी मंथली डाइट, लाइफस्टाइल, डेली मेडिटेशन, सूक्ष्म योग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस हैंडलिंग टेक्निक्स। गर्भ संकल्प क्या होना चाहिए, दो संस्कार भी है। गर्भाधान तो पहला संस्कार है, 2 और संस्कार है गर्भ में। तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है हेल्दी बॉडी के लिए, कि बॉडी में ओज बहुत अधिक हो। और 7वें महीने में जिसको आप साध खेलते हैं ना, आप लोग तंबोला खेलते हैं साध में, वो सीमंतोयन संस्कार है। उसकी एक पूरी शास्त्रीय विधि है कि उसमें आपको क्या करना होता है। तंबोला खेलने के लिए नहीं है सीमंतोयन संस्कार, वो भी इसमें है। मंथली म्यूजिक, एक्सरसाइजेस, मंत्र, डेली स्टोरीज एंड टॉक्स। गर्भ संवाद क्या होना चाहिए, अपने ग्रोइंग फीटस के साथ आप संवाद क्या कर रहे हो। माँ संवाद कर सकती है अपने ग्रोइंग फीटस के साथ और अपने बेबी को जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर सकती है, जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर सकती है। रीडिंग मटेरियल फॉर द मदर, डेली ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस, तीनों क्वेश्चंस के लिए, EQ, SQ और IQ डेवलपमेंट के लिए। और इसके बाद भी मंथली 1-on-1 काउंसलिंग उसकी प्रेग्नेंट मदर की, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। नेक्स्ट, अब जो बच्चे हो चुके हैं उनके लिए जो प्रोग्राम है, ये सारा कुछ ऑनलाइन है, सारा का सारा प्रोग्राम ऑनलाइन है। और ऑनलाइन है इसके लिए थ्रू द इंटरनेट, थ्रू स्मार्ट टीवी और आपके लैपटॉप के द्वारा ये घर में किसी भी विश्व के किसी भी कोने में किसी भी माँ तक प्रोग्राम पहुंच सकता है। मैंने बनाया है प्रोग्राम, मैंने अपने बारे में आपको थोड़ा बता ही दिया। तो 0 to 6 के ग्रुप के लिए और 6 to 15 के ग्रुप के लिए 2 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। इसका परिणाम क्या होगा, जितना अब आप सोचोगे कि बच्चा किस एज में ज्वाइन कर रहा है प्रोग्राम, उस एज से उसका आगे का काम होगा। उस एज तक जो हुआ है बाय डिफॉल्ट वो तो हो ही गया है। तो 100% इम्पैक्ट तब आएगा जब आप पहले से प्लान कर रहे हो, प्री कंसेप्शन की स्टेज से। गर्भाधान में भी करते हो तो भी काफी बड़ा इम्पैक्ट आता है। पहले 6 years में भी ऑलमोस्ट 90% इम्पैक्ट आ सकता है प्रोग्राम का, अगर आप सारी बातें सही करते हो। और 6 to 15 में फिर जितना हो चुका, IQ का काम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, 20% हो सकता है, पर संस्कारों का, आध्यात्म का काम बहुत गहरा हो सकता है 6 to 15 वाले एज ग्रुप में भी। तो ये आप ज्वाइन तो बच्चा कभी भी कर सकता है और जितना जल्दी ज्वाइन करे उतना अच्छा। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग एज 0 to 15 years, अर्लियर द बेटर। मंथली कोर्सेज होते हैं। अब इसमें 0 to 6 वाले बच्चे के लिए जो प्रोग्राम है वो करीब 30 से 45 मिनट प्रतिदिन का है। उसमें 4 मेन बातें हैं, वो मैं एज आई गो फॉरवर्ड में समझाऊंगा। ये 30 से 45 मिनट सारा का सारा ऑनलाइन नहीं है। इसमें 30 मिनट 35 मिनट माँ बाप को बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो वो आपको सिर्फ वीडियो से सीख लेना है एक बार, उसके बाद वो एक्टिविटीज़ आप घर पे स्वयं करोगे। 30-35 मिनट लगेंगे उसमें। और 10 मिनट ऑनलाइन होता है प्रोग्राम, जो 20-20 सेकेंड के 30 वीडियोज़ होते हैं। वो आपको दिन भर में, उसको जब भी आपको समय मिले, जब बच्चा खुश हो, जब माँ बाप फ्री हो, तब आप दिखा सकते हो। 20-20 सेकेंड के 30 वीडियोज़ होते हैं। वो सारा 30 से 45 मिनट का प्रोग्राम है। और जो 6 to 15 ईयर्स वाला प्रोग्राम है उसमें प्रतिदिन तो 1-2 मिनट का ही काम होता है ऑनलाइन, पर वीक में 2 बार 2 सेशंस होते हैं।
30 से 45 मिनट के सेशंस होते हैं जो माँ बाप को बच्चे के साथ सुनने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो सिखाया जाएगा बच्चे को, यदि वो माँ बाप को पता नहीं हो तो फिर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए माँ बाप, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी जो माँ बाप को ही पता नहीं है, तो उनको पहले पता होना आवश्यक है, इसलिए उनको बच्चे के साथ सुनना आवश्यक है। तो वो वीकली 2 बार 30 से 45 मिनट के सेशंस होते हैं। जब आप फ्री हो, जब बच्चा खुश हो, तब आपको साथ में लेकर बैठना है और वो सुनना है। ये टाइम का इन्वॉल्वमेंट समझ में आ गया आपके? एनी डाउट ऑन दिस? इतना ही टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, कोई फिक्स टाइम है या मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं। जब आप फ्री हो, जब बच्चा खुश हो, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ प्री रिकॉर्डेड है। आपको मेरे टाइम से नहीं जाना है, आपको जब समय हो, आप जब फ्री हो, जब बच्चा अवेलेबल हो, जब बच्चा खुश हो, तब आपको साथ में लेकर बैठना है उसको। उसमें कोई प्री फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। और स्पेशली माहेश्वरी कम्युनिटी के लिए ये कॉस्ट टू कॉस्ट है। मेरा प्रोग्राम जो बाकी प्रजातियों के लिए वो एक्सपेंसिव है, माहेश्वरी जनरेशन के लिए ये प्रोग्राम महासभा ने तय किया कि 500 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्ट पे देना चाहिए, जिसमें GST जाता है और उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कॉस्ट जाती है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का परसेंटेज जाता है। वो सब जाने के बाद 352 रुपये मिलते हैं कंपनी को, जो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डिलीवरी और कंटेंट सपोर्ट इसकी कॉस्ट है। ये हमारी टोटल कॉस्ट इतनी है जो कॉस्ट माहेश्वरी कम्युनिटी के लिए महासभा ने तय की है। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट है। बाकी प्रजातियों के लिए, दूसरी जातियों के लिए इसकी कॉस्ट 2000 रुपये पर मंथ की, और जो विदेशों से जो ज्वाइन करते हैं उनकी कॉस्ट $50 पर मंथ की है। केवल माहेश्वरी समाज के लिए इसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ की, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती है। नेक्स्ट, तो पहले 6 ईयर्स में जैसे मैंने बताया 80% फोकस होता है IQ बढ़ाने पर, 20% फोकस होता है आध्यात्म और संस्कार के बीज डालने पर। 6 से 15 में 80% फोकस होता है आध्यात्म और संस्कारों को निखारने पर, और 20% फोकस होता है जो बची हुई IQ बची है उसको बढ़ाने पर। ये इसका पूरा प्रोग्राम प्लान है। नेक्स्ट, दोनों ही प्रोग्राम में, 0 to 6 वाले प्रोग्राम में और 6 to 15 वाले प्रोग्राम में कुछ हिस्सा है जो हर बच्चे के लिए कॉमन है, सेम है, और कुछ हिस्सा है जो हर बच्चे के लिए अलग है। तो कॉमन सेगमेंट एक है और स्पेसिफिक सेगमेंट एक है। तो कॉमन सेगमेंट में क्या होता है? सबसे पहले माइलस्टोन्स का असेसमेंट होता है। बच्चा जिस उम्र में ज्वाइन कर रहा है, मान लो 6 महीने में ज्वाइन करता है, तो 6 महीने में उसके जितने माइलस्टोन्स डेवलप हो चुके होने चाहिए थे उतने हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसका एक असेसमेंट होता है क्वेश्चनेयर के द्वारा। पहले 6 वर्षों में 42 माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं बच्चे में, 42 माइलस्टोन डेवलप होते हैं एवरेज बच्चे में। तो 6 महीने में जो बच्चा ज्वाइन करता है उसके साधारणतया 18 माइलस्टोन हो जाने चाहिए। तो 18 माइलस्टोन हुए हैं कि नहीं हुए, एसेस कैसे करेंगे? उसके एक क्वेश्चनेयर है। जब आप ज्वाइन करते हो ऑनलाइन तो यस नो के आंसर करना है आपको। आपके आंसर से तय हो जाता है कि इसके माइलस्टोन्स प्रॉपर्ली अब तक डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको गाइडेंस दी जाएगी। अगर प्रॉपर्ली डेवलप हो गए हैं तो आगे आपको क्या करना है वो आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो ये माइलस्टोन का असेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद जो 3 चीजें हैं, रीडिंग, मैथ और एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, ये 3 बातें ऐसी हैं जो विश्व की किसी भी स्कूल में जो 5-10% ब्रिलियंट बच्चे होते हैं और जो 90-95% एवरेज या एवरेज से कम बच्चे होते हैं, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में केवल 3 भेद हैं। ब्रिलियंट बच्चे पढ़ते तेज हैं, पढ़ते अच्छा है, ब्रिलियंट बच्चे गणित अच्छा करते हैं, और ब्रिलियंट बच्चों का सामान्य ज्ञान, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज दूसरे बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। ये 3 बातें पहले 6 वर्षों में यदि आप किसी भी बच्चे को सिखा दो तो वो ब्रिलियंट ही होगा, वो साधारण हो ही नहीं सकता। आज हमारे स्कूल का जो मार्केटिंग स्लोगन है वो ये है, ग्लोबल फैक्ट, 10% चिल्ड्रन आर ब्रिलियंट। कौशल्या ग्लोबल फैक्ट, 100% चिल्ड्रन आर ब्रिलियंट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ब्रिलियंट नहीं होगा यदि आप पहले 6 वर्षों में ये 3 बातें उसको सिखा सकते हो, रीडिंग, मैथ और एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। अब आप बोलोगे मैं तो प्री स्कूल में भेजता ही हूँ, बच्चे को वहाँ सिखाते ही होंगे ये सारी बातें। नो, आज प्री स्कूल में जो सिखा रहे हैं उससे वो अच्छा रीडर नहीं बन सकता, अच्छा मैथ नहीं कर सकता और सामान्य ज्ञान तो हो ही नहीं सकता।
ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है। आज तक तो एजुकेशन सिस्टम में 6 साल तक बच्चे को वो था ही नहीं। आप सीबीएसई ले लो या आईसीएसई ले लो या कोई भी आईबी ले लो, वो 6 साल के बाद की बात करते थे। 2020 तक 2020 तक उनका सारा एफिलिएशन ही शुरू होता था फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बीच में। प्री स्कूल उनके एफिलिएशन में थी नहीं। अब 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल से शुरू हुआ है। 3 to 6 भी आ गया उसमें प्री स्कूल वाला, क्योंकि उसमें नर्सरी होती है, उसमें PP1 होता है, उसमें PP2 होता है, वो आ गया। पर 3 साल के पहले वो आज भी कवर्ड नहीं है। अब प्री स्कूल में क्या सिखाते हैं? अगर मैं जो बोल रहा हूं कि ये तीनों बातें वो नहीं सिखा सकते, तो क्यों नहीं सिखा सकते? इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है। फंडामेंटल रूल क्या है? अर्ली चाइल्डहुड मतलब 0 to 6 ईयर्स की चाइल्डहुड। फंडामेंटल रूल क्या है? नोन चीजें पहले सिखानी चाहिए, अननोन चीजें बाद में सिखानी चाहिए। रियल कॉन्सेप्ट्स पहले सिखाने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बाद में सिखाने चाहिए, क्योंकि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, अननोन फैक्ट्स समझ नहीं सकता। तो नोन और रियल कॉन्सेप्ट्स उसको पहले सिखाने चाहिए। अब रीडिंग कैसे सिखाते हैं? सबसे पहले रीडिंग में शुरू होता है, उसको ABCD अल्फाबेट सिखाएंगे। बी नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। KLMDG इस नाम की ये अक्षर हैं, ये केवल स्वर हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है दुनिया में नोन कि भी इस वस्तु को B बोलते हैं, या इस वस्तु को K बोलते हैं, इस वस्तु को L बोलते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो आप उसको अननोन अल्फाबेट सिखा रहे हो और 1.5 साल मगजमारी करता है, वो परेशान होता है कि ये 26 मुझे सिखा क्यों रहे ये अक्षर आप? इसका कोई अर्थ नहीं है उसके लिए। तो जब तक उसको मन में याद नहीं हो जाते A to Z उसको रगड़ते रहते हो आप, और वो सारी चीज़ें उसके लिए बेकार है, क्योंकि उसके लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर बाद में 1.5 साल आप उसको और फोनेटिक्स सिखाते हो कि ये E से A बनता है, I से I बनता है, U से O बनता है। अब ये फोनेटिक्स भी उसके लिए किसी काम के नहीं है। तो 3 साल आने के बाद अगले 2.5-3 साल उसको आप ये अननोन चीज़ों में रगड़ते हो। फिर जब वो PP2 में चला जाता है तो वो अक्षर और फोनेटिक्स ये दोनों जोड़कर आप उसको शब्द पढ़ाने लगते हो। और शब्द रियल है, क्योंकि मम्मी नाम की कोई चीज़ है, पापा नाम का कोई व्यक्ति है, टेलीविज़न नाम की कोई चीज़ है, रेफ्रिजरेटर नाम का कोई वस्तु घर पे है, फ्लोर है, वॉल है, बुक्स है, पेन है, पेपर है। ये जो शब्द है इसका कोई अर्थ है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु उसको दिखती है। और जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तब आप उसको इन वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंसेस बनाते हो, और तब उसकी रीडिंग शुरू होती है। अब उसकी उम्र 6 साल पार कर चुकी है, उसके ब्रेन का 80% डेवलपमेंट हो चुका है। अब यदि वो अच्छा रीडर ईश्वर ने उसको बना के नहीं भेजा है उसके ब्रेन में, तो आप उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में अच्छा रीडर नहीं बना सकते। इसलिए प्री स्कूल में ये काम नहीं हो सकता है, किसी भी प्री स्कूल में नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है ये। ठीक यही बात गणित के साथ होती है, मैथ के साथ होती है। मैथ आप कैसे सिखाते हो? उसको पहले नंबर्स सिखाओगे। नंबर्स केवल सिंबल्स हैं, रियलिटी नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। रियलिटी है संख्या, क्वांटिटी, और क्वांटिटी हर बच्चे को समझ में आती है। साल भर के बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को समझ में आती है। आप साल भर के बच्चे को 1 चॉकलेट दो, उसकी बड़ी बहन को 2 चॉकलेट दो, वो पूरा घर सर पे उठा लेगा। क्यों? He knows 2 is more than 1। संख्या उसकी समझ में आती है। पर यही चीज नंबर्स के द्वारा सिखाओ, 2 is greater than 1, ये फॉर्मूला समझते समझते 5 साल निकल जाएंगे उसके लिए। क्योंकि ये क्या है उसको नहीं मालूम है, ये ड्राइंग लगता है उसको, ये क्या है उसको नहीं मालूम है, और ये क्या है उसको नहीं मालूम है। ये 2 is greater than 1 जो इक्वेशन आप और मैं समझते हैं, वो बच्चे को लगता है कि ड्राइंग है। उसकी रियलिटी समझने में 5 साल निकल जाते हैं उसके। और इसके लिए जो बच्चा ईश्वर ने गणित में तेज बना के नहीं भेजा है, गणित की तेज बुद्धि दे के नहीं भेजी है, वो बच्चा प्री स्कूल में गणित में तेज नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, नो? तो ये 3 बातें इस प्रोग्राम में 7 महीने की उम्र से हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। हम ABCD नहीं सिखाते, हम फोनेटिक्स नहीं सिखाते, हम सीधा वर्ड सिखाते हैं। यस, स्कूल्स में एक अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे तो बच्चा कंफ्यूज नहीं, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पढ़ा ही नहीं रहे ना, तो कंफ्यूज क्यों होगा? हम यहाँ कुछ और कर रहे हैं। स्कूल में जो हो रहा है वो यहाँ नहीं हो रहा है, और वो तो 3 साल के बाद हो गया ना। मैं तो यहाँ 7 महीने से कर रहा हूँ, तो 7 महीने में तो कोई स्कूल जाता ही नहीं है वो। 5-6 साल के बच्चे। हाँ, 3 से 6 के बीच में भी जो हम कर रहे हैं वो स्कूल में नहीं हो रहा है।
जो प्री स्कूल में हो रहा है वो इस प्रोग्राम में नहीं हो रहा है, और जो यहाँ जो हो रहा है वो प्री स्कूल में नहीं हो रहा है, तो कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका जो मेरे को शायद मैं समझ रहा हूँ जो ये बोलता है आपने तो मम्मी सिखाया और घर में माँ बोलते हैं, तो ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम, वो कैसे होगा सॉर्ट आउट में, वो कंफ्यूज तो अलग है, उसके लिए मैं आपको आंसर दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप थोड़े प्रश्न अपने बचा के रखिए, और अगर हो सके तो नोट करके रखिए, तो मैं अंत में सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो किसी प्री स्कूल में ये नहीं हो सकता कि जो बच्चा ब्रिलियंट नहीं बन के आया ईश्वर के घर से गणित में और रीडिंग में और एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज में, वो स्कूल में ब्रिलियंट हो जाए, प्री स्कूल में पॉसिबल नहीं है। वो यही इसी तरीके से पॉसिबल है। तो 7 महीने की उम्र से हम पढ़ना सिखाते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि 7 महीने का बच्चा तो बोल ही नहीं सकता, तो पढ़ेगा कैसे? तो बोलना और पढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। बोलना और पढ़ना एक नहीं है। आप सुबह अखबार पढ़ते हो तो अखबार बोलते नहीं हो ना, आप अखबार पढ़ते हो। तो पढ़ने का अर्थ क्या है कि जो लिखा हुआ है उसको पहचानना और उसका अर्थ समझना, ये पढ़ना है, बोलना नहीं है। तो शब्दों को, वाक्यों को पहचानना और उसका अर्थ समझना, ये 7 महीने का बच्चा कर सकता है। तो 7 महीने से उसको रीडिंग सिखाते हैं, 8वें महीने से उसको गणित सिखाना शुरू होता है, 8वें महीने से एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज सिखाना शुरू होता है। तो 12 महीने की उम्र में पहली किताब बच्चा पढ़ लेता है जिसमें 50-60 सेंटेंसेस होंगे और उसका अर्थ भी उसको समझ में आता है। 12 महीने की उम्र में वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आराम से कर लेता है, पर नंबर्स के द्वारा नहीं, संख्या के द्वारा करता है। 12 महीने की उम्र में 200 देशों के झंडे पहचान सकता है हर बच्चा, वो एक बच्चा नहीं, हर बच्चा पहचान सकता है। तो ये तीनों बातें यदि आप पहले 6 वर्षों में कर लो तो फिर हर बच्चे को ब्रिलियंट बनाया जा सकता है, और ये हम करते ही। इसके बाद स्टोरी टेलिंग टू इम्पार्ट वैल्यू स्पिरिचुअलिटी पे, ये बीज बोना है, उसके जीवन मूल्यों के, संस्कारों के और आध्यात्म के बीज बोना। ये 3 से 6 साल की पीरियड में स्टोरी टेलिंग से होता है। अब स्टोरी टेलिंग के बारे में आप कितना समझते हो, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ मेरे जीवन की। वो स्टोरीज कहाँ काम आती है, आपके जीवन में, बच्चे के जीवन में कब काम आएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं कोई 4-5 साल का था, मेरी माँ मुझे महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। अब महाभारत के विषय में आपकी क्या धारणा है मुझे पता नहीं है, पर इससे अच्छा ग्रंथ जीवन के बारे में सीखने के लिए दुनिया में दूसरा नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला, और प्राइज लेने गए तो समिति वालों ने उनसे एक प्रश्न पूछा। टैगोर से प्रश्न ये पूछा कि आपकी दृष्टि में मनुष्यता के इतिहास का सबसे महान लेखक कौन है, शेक्सपियर है कि कालिदास है? क्योंकि उस समय तक ये समझा जाता था कि इन दोनों में से कोई सबसे महान है। टैगोर ने कहा दोनों भी नहीं है। समिति को आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा कि दोनों नहीं है तो फिर कौन है? टैगोर ने कहा वेदव्यास है। समिति को वेदव्यास का नाम ही सुना हुआ नहीं था। उन्होंने पूछा वेदव्यास कौन है, क्या लिखा उन्होंने? टैगोर ने कहा जो लिखा वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर एक कहानी लिखी महाभारत की, उस एक कहानी में इतने चरित्र हैं जितने शेक्सपियर और कालिदास के सारे नाटकों में मिला के नहीं है। तो युधिष्ठिर की कहानी सुनाई मेरी माँ ने एक बार मुझे। धर्मराज थे, दुनिया भर के अच्छे अच्छे गुण उनमें थे, कोई गलत बात थी नहीं, केवल एक कमजोरी थी, जुआ खेलते थे, और उस एक कमजोरी की वजह से पूरा महाभारत हुआ। 40 लाख योद्धाओं ने युद्ध लड़ा, 18 दिन के बाद केवल 11 जीवित बचे। इतनी तबाही, अगले कई दशकों तक स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुरुष नहीं बचे थे। इतनी तबाही क्यों? एक बहुत अच्छे इंसान में एक कमजोरी थी। मेरी माँ ने कहानी सुना दी मुझे और कहा कि तुम में 1000 अच्छाइयां होंगी, एक कमी, एक बुराई आ गई तो जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। 5-5.5 साल का रहा होगा मैं, मन में बैठ गई बात, मेरे कहीं कोने में पड़ी थी। फिर अपने पढ़ाई के दौरान मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मैं महाराष्ट्र में एक जिला है जालना में, जालना गया था, और वहाँ मैं हॉस्टल में रहता था। 72 से 74 के बीच की बात है। हॉस्टल में मेरा जो रूममेट था वो ड्रग्स लेता था। गोवा से हिप्पीज आते थे हमारे पास वहाँ पर, और वो हॉस्टल में ड्रग्स बेचते थे। वो मेरा रूममेट मुझे बार बार ललचाता था कि तुम भी लो, तुम भी लो, और मैं हर बार उसको नहीं नहीं करता था। एक दिन उसने बहुत क्रिएटिवली ललचाया मुझे। उसने पूछा मुझसे कि तुम कश्मीर गए हो? मैंने कहा हाँ मैं गया हूँ। डल झील देखिए? मैंने कहा हाँ देखिए। शिकारे में बैठे हो? हाँ बैठा हूँ। तो कश्मीर की डल झील के शिकारे में बैठकर आसपास की बर्फीली पहाड़ियों को देखने में कितना मजा आता है? तो बहुत मजा आता है। उसने कहा वो जो मजा आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर, इतना मजा इसे एक पुड़िया में आएगा।
पुड़िया थमा दी मेरे हाथ में और ललचा गया मैं, फाँकने वाला था ब्राउन शुगर। यहाँ तक आई हुई पुड़िया, मैंने एकाएक मन में बिजली कौंधी माँ की बात कि 1000 अच्छाइयाँ होंगी, एक बुराई आ गई तो जिंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ तक आई हुई पुड़िया मैंने ड्रॉप कर दी। माँ की किस कहानी का, पिता की किस कहानी का कौन सा असर कब उसके जीवन में काम आएगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो संस्कारों के बीज बोने पड़ते हैं 3 to 6 ईयर्स वाली एज ग्रुप में। तो ये एक और काम इस 0 to 6 वाले प्रोग्राम के कॉमन सेगमेंट में होता है। माइलस्टोन्स एक्सेलरेशन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 0 to 6 ईयर्स वाले प्रोग्राम का। मैंने कहा आपसे कि 42 माइलस्टोन डेवलप होते हैं पहले 6 वर्षों में साधारण बच्चों में। तो यदि पहले 6 वर्षों में 42 माइलस्टोन साधारण स्पीड से डेवलप होंगे तो इस बच्चे की इंटेलिजेंस साधारण होगी। अब साधारण इंटेलिजेंस क्या होगी, एवरेज इंटेलिजेंस क्या होती है, आपको पता नहीं होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। 99.9% स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी पता नहीं है। आप पूछ लेना अपने स्कूल बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल को कि एवरेज इंटेलिजेंस क्या होती है। एवरेज इंटेलिजेंस 100 होती है, और 100 क्यों होती है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो 6 महीने में 42 माइलस्टोन डेवलप होंगे साधारण स्पीड से, तो उसकी आईक्यू साधारण होगी, 100 होगी। अगर ये 42 माइलस्टोन 6 महीने से जल्दी डेवलप हो जाए तो जितनी जल्दी डेवलप होंगे उतनी अधिक उसकी इंटेलिजेंस होगी। और ये 42 माइलस्टोन 6 वर्षों के बाद स्लो स्पीड से डेवलप हो तो जितने स्लो स्पीड से डेवलप होंगे उतनी कम उसकी इंटेलिजेंस होगी 100 से। ये बेसिक थ्योरी है। तो माइलस्टोन्स को 42 माइलस्टोन्स की जितनी जल्दी डेवलपमेंट आप कर सकें पहले 6 वर्षों में, उतनी आईक्यू इस बच्चे की अधिक रहेगी। ये बेसिक फंडामेंटल थीम है। तो आपको ये 42 माइलस्टोन्स में एक चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये इतना ही टेक्निकल पार्ट है पूरे प्रोग्राम में, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट, ये 42 माइलस्टोन है। ये यहाँ से नीचे से ऊपर 7 स्टेजेस है ब्रेन डेवलपमेंट की। पहली स्टेज मेडुला एंड कॉर्ड, वो जो लाल वाली है रीढ़ की हड्डी, ये पहले 1 महीने में डेवलप होती है, जन्म से लेकर 30 दिन में। दूसरी स्टेज 1 से 2.5 महीने में पॉन्स, वो ऑरेंज वाला पोर्शन डेवलप होता है। तीसरी स्टेज 2.5 महीने से 7 महीने में मिड ब्रेन, वो येलो वाला पोर्शन डेवलप होता है 7 महीने में। ये 3 स्टेजेस जानवरों में भी होती है। इंसान के बच्चे को जो अलग करता है वो ऊपर की 4 स्टेजेस हैं। 4th स्टेज इनिशियल कॉर्टेक्स, वो ग्रीन वाला पोर्शन है जो 7 से 12 महीने में डेवलप होता है। 12 से 18 महीने में अर्ली कॉर्टेक्स, वो ब्लू वाला पोर्शन डेवलप होता है। 1.5 से 3 साल में 18 से 36 महीने में प्रिमिटिव कॉर्टेक्स, वो इंडिगो वाला पोर्शन डेवलप होता है। और 3 से 6 साल में सोफिस्टिकेटेड कॉर्टेक्स, वो सामने वाला पोर्शन वायलेट वाला पोर्शन डेवलप होता है। ये 7 स्टेजेस हैं ब्रेन डेवलपमेंट की पहले 6 वर्षों में। हर स्टेज की डेवलपमेंट के साथ 6 माइलस्टोन डेवलप होते हैं, 3 ज्ञानेंद्रियों में और 3 कर्मेंद्रियों में। ज्ञानेंद्रियां क्या है, विजुअल मतलब आंखें, ऑडिटरी मतलब कान, और टैक्टाइल मतलब स्पर्श। ये 3 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 3 माइलस्टोन डेवलप होते हैं कर्मेंद्रियों में। मोबिलिटी मतलब पैर, लैंग्वेज मतलब स्पीच, और मैनुअल मतलब हाथ। तो 3 ज्ञानेंद्रियों में 3 और 3 कर्मेंद्रियों में 3, 6 माइलस्टोन हर स्टेज की डेवलपमेंट के साथ डेवलप होते हैं। तो 7 स्टेजेस हैं ब्रेन डेवलपमेंट की, हर स्टेज के साथ 6 माइलस्टोन्स हैं। तो 7 × 6 42 माइलस्टोन्स पहले 6 वर्षों में डेवलप होते हैं। इन 42 माइलस्टोन्स को आप जितना जल्दी डेवलप कर लेते हो उतनी अधिक बुद्धिमत्ता बच्चे की बाकी जिंदगी भर के लिए आप तय कर देते हो। यहां जितनी बुद्धि उसमें डाल दोगे, आईक्यू जितनी बढ़ा लोगे, वो जीवन भर उसकी आईक्यू फिर उतनी बढ़ी हुई रहेगी। और ये डेवलप करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हर मां कर सकती है। इसको कैसे डेवलप करना है, इसके वीडियोस बताए हुए सारे प्रोग्राम में। आपको वीडियो देखना है, समझना है कि बच्चे के साथ एक्टिविटी क्या करनी है, और वो एक्टिविटी आपको बच्चे के साथ घर पर खुद करनी है। ये करने में आपको आधा घंटा समय लगेगा दिन भर में, और वो कभी भी कर सकते हो आप दिन भर में। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। मोबिलिटी कॉम्पिटेंस मतलब लेग्स, पैरों की मोबिलिटी। तो बच्चा जब जन्म लेता है मेडुला एंड कॉर्ड, पहले 1 महीने में उसका माइलस्टोन क्या है, मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स विदाउट बॉडीली मूवमेंट। अब हर माँ को पता है कि बच्चा पैदा होता है तो हाथ और पैर तो हिलते हैं, शरीर नहीं हिलता। ये माइलस्टोन होता है कि नहीं होता है? हाथ पैर हिलते हैं, शरीर नहीं हिलता। अब ये माइलस्टोन क्यों है? ईश्वर ने हाथ पैर हिलाने की शक्ति क्यों दी है बच्चे को पैदा होते ही? क्या इसलिए दी है कि आप उसको ब्लैंकेट में लपेट दो, हाथों को भी अरेस्ट कर दो, पैरों को भी अरेस्ट कर दो, और पीठ के बल सुलाओ
और अस्पताल में वो छत घूरता रहे महीने भर तक। ये सबसे बड़ा अत्याचार है बच्चे के ऊपर। हाथ और पैर हिलाने की शक्ति ईश्वर ने इसलिए दी है कि आप जितना अधिक हो सके बच्चे को पेट के बल सुलाओ। पेट के बल सुलाओगे तो हाथों से जमीन को पकड़ेगा, पैरों से अपने आप को धकेलेगा, वो रेंगना शुरू करेगा। और जन्म के बाद रेंगना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, क्योंकि रेंगने में वो बहुत ऑक्सीजन लेता है और 50% ऑक्सीजन पहले 6 वर्षों में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जाती है, बाकी 50% ही शरीर के डेवलपमेंट के लिए जाती है। ये रेंगना सेकंड माइलस्टोन है। और जितना अधिक आप उसको पेट के बल सुलाओगे उतना जल्दी वो रेंगना शुरू करेगा। और जितना अधिक उसको रेंगने की सुविधा आप दोगे, उसके लिए आपको उसका गला प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जमीन को भी, फ्लोर को क्लीन रखना पड़ेगा, वार्म रखना पड़ेगा, वो सब ठीक है। पर जितना अधिक रेंगने की सुविधा आप उसको दोगे उतनी जल्दी उसकी समझ में आएगा कि ये पेट को रगड़ते हुए रेंगना मूर्खता है। तो एक दिन पेट को जमीन से अगेंस्ट ग्रेविटी उठा लेगा। अब 2 हथेलियों के और 2 घुटनों के बल, वो घुटनों के बल चलना शुरू करेगा और वो सारे घर में घूमेगा। अब सारे घर में घूमेगा तो बहुत सी चीजें देखेगा, बहुत सी दुनिया सुनेगा, बहुत सी चीजों को स्पर्श करेगा। ये इनपुट जितना अधिक होगा उसके ब्रेन को, ये एरोज ऊपर जा रहे हैं, देखना, सुनना और एक्टिविटी से इनपुट जितना अधिक होगा उतना अधिक उसका आउटपुट अधिक होगा, उतनी मोबिलिटी बढ़ेगी, उतनी उसकी हाथों की इंटेलिजेंस बढ़ेगी, उतनी उसकी लैंग्वेज की इंटेलिजेंस बढ़ेगी। ये आउटपुट है ब्रेन का, कर्मेंद्रियां। तो घुटनों के बल जितनी चलने की सुविधा आप उसको दोगे उतनी जल्दी वो खड़ा हो जाएगा। और ये खड़ा होना स्लो बच्चे का 12 महीने में होता है, एवरेज बच्चे का 12 महीने में होता है। स्लो बच्चे को 2 साल लग सकते हैं और सुपीरियर बच्चा 6 महीने में खड़ा हो सकता है। यदि आपने ये माइलस्टोन सारे डेवलप कर लिए, वो खड़ा हो जाएगा 6 महीने में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये एक इंडिकेशन है आपके बच्चे की आईक्यू समझने का। इंडिकेशन क्यों है? 12 साल में बच्चा 2 पैर पे खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यस, नो? 12 साल में यदि आपका बच्चा खड़ा हो रहा है 2 पैर पे, तो इसका मतलब उसका ब्रेन डेवलपमेंट एवरेज स्पीड से हो रहा है। सॉरी, 12 महीने। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। 12 महीने में अगर वो खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब उसका ब्रेन डेवलपमेंट एवरेज स्पीड से हो रहा है, उसकी आईक्यू एवरेज है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? इतना सा एक सेंटेंस टेक्निकल है, पूरे प्रोग्राम में आप ध्यान से सुनिए। आईक्यू का फॉर्मूला है न्यूरोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यूरोलॉजिकल एज मतलब उसका ब्रेन किस एज पे काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मतलब एक्चुअल एज उसकी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर वो 12 महीने में आपका बच्चा खड़ा हुआ है 2 पैरों पे, तो इसका अर्थ ये है कि उसका ब्रेन एवरेज 12 महीने के बच्चे जैसा काम कर रहा है। तो उसकी न्यूरोलॉजिकल एज 12 महीने है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज भी 12 महीने है। 12 बाय 12 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी आईक्यू 100 है, इसलिए एवरेज आईक्यू 100 है। एवरेज आईक्यू का नंबर 100 इसलिए है। मेरी बात समझ में आ रही? बच्चा 9 महीने में खड़ा हो गया 2 पैरों पर, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी उसका ब्रेन 12 महीने के बच्चे जैसा काम कर रहा है। न्यूरोलॉजिकल एज 12 महीने की है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज 9 महीने की है। 12 बाय 9 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी आईक्यू 133 है। यदि 15 महीने में बच्चा खड़ा हो रहा है तो अब उसका ब्रेन 12 महीने के बच्चे जैसा काम कर रहा है। तो न्यूरोलॉजिकल एज 12 महीने की है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज 15 महीने की है। 12 बाय 15.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी आईक्यू 80 है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये एक माइलस्टोन मैं बोल रहा हूँ, इसमें सारे माइलस्टोन्स का एवरेज लेना पड़ता है। 6 के 6 माइलस्टोन्स का एवरेज लेना पड़ता है इसकी न्यूरोलॉजिकल एज समझने के लिए। क्लियर? मैंने आपको समझाने के लिए एक माइलस्टोन यूज किया। तो ये 42 माइलस्टोन्स जितनी जल्दी, मैंने बोला वो खड़ा हो जाएगा, यहां तक आ गए थे डिस्क्रिप्शन में। अब खड़ा हो गया, ये 4th माइलस्टोन है। उसको जितना अधिक खड़ा होने की और चलने की, खड़ा होने की सुविधा दोगे उतना अधिक जल्दी वो चलना शुरू कर देगा। ये 5वां माइलस्टोन है। अब चलने की जितनी अधिक सुविधा दोगे, उतार पर, चढ़ाव पर, घास पर, कंक्रीट पर, डामर की सड़क पर, रेत पर, भीगी जमीन पर, सूखी जमीन पर, जितना अधिक चलने की सुविधा आप उसको दोगे उतनी जल्दी वो दौड़ना शुरू करेगा। ये 6वां माइलस्टोन है। दौड़ने में अगला पांव टिका नहीं और पिछला उड़ गया है, तो एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी हवा में है वो। ये ब्रेन का फंक्शन है। ये 6वां माइलस्टोन है।
और जितना अधिक उसको दौड़ने की आप सुविधा दोगे उतनी जल्दी वो दोनों लेग्स को स्किलफुली यूज करना सीख जाएगा। ये 7वां माइलस्टोन है। तो ये मोबिलिटी के 7 माइलस्टोन है। अब कौन सी माँ को ये समझ में नहीं आता है? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? केवल समझाना है कि आंखों के लिए क्या करना है, कानों के लिए क्या करना है, स्पर्श के लिए क्या करना है, पाँव के लिए क्या करना है, भाषा के लिए क्या करना है और मैनुअल कॉम्पिटेंस क्या, हाथों के लिए क्या करना है। ये 42 माइलस्टोन्स जितना जल्दी डेवलप कर लेंगे पहले 6 वर्षों में, उतनी अधिक आईक्यू उसकी बाकी जिंदगी भर के लिए हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? तो ये पहले 6 वर्षों के प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये यहां तक जो मैंने कहा सबके लिए कॉमन है, हर बच्चे के लिए कॉमन है, ऑनलाइन है और हर माँ को समझाया जाता है कैसे करना है, उसको बताया जाता है। अब जो स्पेसिफिक है हर बच्चे के लिए अलग, क्योंकि 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, वो स्पेसिफिक पार्ट क्या है? नेक्स्ट, ये चाइल्ड स्पेसिफिक सेगमेंट है। यहां क्या होगा? एक टेस्ट होगा, रिच एनालिसिस, जिससे उस बच्चे में ईश्वर ने प्रतिभा क्या दी है, उसकी कमजोरी क्या है, उसका टैलेंट प्रोफाइल क्या है, क्योंकि जीनियस सारे एक जैसे नहीं होते हैं। सचिन तेंदुलकर 8वीं क्लास में फेल हो गए थे, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के हिसाब से तो मूर्ख है। हमारे पास तो वो एक ही तरीका है ना बच्चे की बुद्धिमत्ता जज करने का, कि स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गई, परसेंटेज जितना ज्यादा है उतना बच्चा बुद्धिमान है। हमारी तो एक ही है, यस नो? तो सचिन तेंदुलकर तो मूर्ख है, पर 42 वर्ष की उम्र में भारत रत्न बन जाता है वो व्यक्ति, तो उससे बड़ा जीनियस कौन है? लता मंगेशकर तो स्कूल गई नहीं कभी इस जीवन में, वो केवल 30 दिन स्कूल गई अपने जीवन में, उससे बड़ा जीनियस कौन है? प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप केवल 1-2 चीजें मापते हो बच्चे की बुद्धिमत्ता की। वो ठीक ऐसा ही है जैसा आप वृक्ष पे चढ़ने का कंपटीशन लगाओ तो मछली फेल हो जाएगी, मछली फेल हो जाएगी, बंदर फर्स्ट आएगा, यस नो? पानी में तैरने का कंपटीशन लगाओ, मछली फर्स्ट आएगी, बंदर फेल हो जाएगा। तो आप क्या माप रहे हो बच्चे में? उसकी प्रतिभा पहचानने के लिए कि मेरे बच्चे को ईश्वर ने दिया क्या है, उसमें प्रतिभा क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके ब्रेन के जो 10 हिस्से हैं इसकी ग्रोथ की स्पीड क्या है। ब्रेन का हर हिस्सा अलग स्पीड से ग्रो होता है, हर बच्चे का अलग स्पीड से ग्रो होता है, और हर हिस्से का फंक्शन अलग होता है, हर हिस्से का टैलेंट अलग होता है। और तीसरी बात, मेरे बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है। हर बच्चा एक ढंग से सीखता नहीं है, कुछ बच्चे देख कर जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन के जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे एक्टिविटी करके जल्दी सीखते हैं। तो मेरा बच्चा कैसे सीखता है, ये हर बच्चे का एनालिसिस इस रिपोर्ट के हिसाब से उसका टैलेंट प्रोफाइल समझना। समझ रहे मेरी बात आप? तो इसकी टेक्नोलॉजी पहले समझा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको एक रिपोर्ट भी समझा दूंगा। टेक्नोलॉजी क्या है? ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। आप ब्रेन का पिक्चर देखो तो बीच में एक लाइन दिखेगी, राइट का ब्रेन और लेफ्ट का ब्रेन। सामने से पीछे तक ब्रेन में 5 अलग अलग पोर्शन है दोनों साइड में। ये है प्री फ्रंटल पोर्शन, लेफ्ट ब्रेन प्री फ्रंटल, राइट ब्रेन प्री फ्रंटल। इसके पीछे पोस्ट फ्रंटल पोर्शन, ये सिर के बीच में तालू के दोनों तरफ पैराइटल पोर्शंस, दोनों कानों के बीच में टेम्परल पोर्शंस, और दोनों आंखों के पीछे यहाँ ऑक्सीपिटल पोर्शंस। ये मेडिकल नेम्स हैं। 5 पोर्शन लेफ्ट ब्रेन में और 5 पोर्शन राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन के जो 5 पोर्शंस हैं ये राइट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है। राइट ब्रेन के जो 5 पोर्शंस हैं ये लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है। लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। एनर्जी यहाँ क्रॉस होती है तीसरी आंख पे, इसलिए ऋषियों ने बोला कि यहाँ बिंदी लगाना जरूरी है। यहाँ पर जितनी यंग गर्ल्स हैं कोई बिंदी लगाई हुई नहीं है, जो साड़ी में है, नहीं यंग बोल रहा हूँ मैं, अनमैरिड गर्ल्स। मैं जाता हूँ ना इतने प्रोग्राम में, यूथ जहाँ होता है ना 15, 16, 18 साल, वो बिंदी नहीं लगाती लड़कियाँ, क्योंकि माँ उसको समझा नहीं सकती कि बिंदी लगाना क्यों जरूरी है। आज तो एज ऑफ नॉलेज है ना, आप बच्चों को संस्कार क्यों नहीं दे? मैं जब संस्कार पे आऊँगा तो ये बातें बहुत गहराई से करूँगा आपके साथ, अभी वो थोड़ा सा सब्जेक्ट दूर है। एनर्जी यहाँ क्रॉस होती है तीसरी आंख पर, इसलिए बिंदी लगाते हैं, इस सेंटर को कूल रखने के लिए। इसलिए बिंदी या तो कुमकुम से लगती है जो हल्दी से बनता है, जो एंटीसेप्टिक है,
या फिर चंदन से लगती है जो कूलिंग एजेंट है। पर टीवी सीरियल्स देख देख के अभी हम सांप भी लगा रहे हैं, बिच्छू भी लगा रहे हैं, छुछुंदर भी लगा रहे हैं, वहाँ सारी चीजें लगा। तो लेफ्ट ब्रेन के 5 हिस्से राइट हैंड की 5 फिंगर से कनेक्टेड है, राइट ब्रेन के 5 हिस्से लेफ्ट हैंड की 5 फिंगर से कनेक्टेड है। ईश्वर जहां भी अधिक टैलेंट देता है ब्रेन में, वहां न्यूरॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। ज्यादा सेल्स एक जगह जमा हो जाते हैं और उस पोर्शन से जो उंगली कनेक्टेड है उसमें फिंगरप्रिंट्स में लाइंस की संख्या अधिक होती है। ब्रेन में ईश्वर टैलेंट जहां कम देगा वहां न्यूरॉन डेंसिटी कम होगी, उस पोर्शन से जो उंगली कनेक्टेड है उसमें लाइंस की संख्या कम होगी। तो फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग करके इस डेटा को ब्रेन की सॉफ्टवेयर में एनालाइज करो तो एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट आपको बताती है कि आपके बच्चे में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। वो ये बताती है कि इसके ब्रेन के 10 पोर्शंस की ग्रोथ की स्पीड क्या है। ग्रोथ होती है पहले 15 वर्षों में और ब्रेन का हर पोर्शन अलग स्पीड से ग्रो होता है, हर बच्चे का अलग स्पीड से ग्रो होता है। तो इसकी ग्रोथ स्पीड क्या है। और तीसरी बात बताती है कि इस बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है। ये 3 बातें पता चल जाएं तो फिर आप तय कर सकते हो कि मेरे बच्चे के साथ मुझे क्या स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी है जिससे इसका जीनियस उस दिशा में ग्रो हो जिस दिशा के लिए ये ईश्वर द्वारा जीनियस बनने की संभावना लेके पैदा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो उस रिपोर्ट की काउंसलिंग में समझाया जाता है। इज इट क्लियर? अब रिपोर्ट समझा देता हूं मैं आपको, उसका क्या यूज है वो भी बताया। तो नेक्स्ट, ये वो रिपोर्ट है, मेन पेज है रिपोर्ट का। तो ऊपर 4 हिस्से हैं लेफ्ट साइड में, इधर 6 हिस्से हैं ब्रेन के, ये 10 हिस्से हैं। तो ये प्रीफ्रंटल पोर्शन है ललाट के पीछे, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। ये पोस्ट फ्रंटल पोर्शन है इसके पीछे का, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। वो तालू के दोनों तरफ पेराइडल पोर्शन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। ये नीचे वाला दोनों कानों के बीच में टेम्पोरल पोर्शन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। और दोनों आंखों के पीछे एकदम बीच में ऑक्सीपिटल पोर्शन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। ये 10 हिस्से हैं ब्रेन के। तो प्रीफ्रंटल लेफ्ट ब्रेन ये जो है ये कम्युनिकेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये बिजनेस मैनेजमेंट के गुण हैं। प्रीफ्रंटल राइट ब्रेन जो है ये लीडरशिप के गुण है, बिजनेस लीडरशिप के। क्रिएशन मतलब कोई नई चीज जमीन से खड़ी करना, विजनरी क्वालिटीज मतलब दूरदृष्टि, ये बिजनेस लीडर्स के गुण है। ये मैनेजरियल टैलेंट है, ये लीडरशिप टैलेंट है यहाँ का। इसके ऊपर पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन है, ये 10% एरिया है जो स्कूल की पढ़ाई लिखाई को कंट्रोल करता है। बाकी 90% ब्रेन का स्कूल के कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। केवल 10% हिस्सा ब्रेन का यूज होता है स्कूल में और वो कंट्रोल करता है लॉजिक और लैंग्वेज। लॉजिक मतलब मैथ्स एंड साइंस, लैंग्वेज मतलब हिंदी, बंगाली, तेलुगु, इंग्लिश जो भी आप पढ़ाते हो। इसलिए केवल 10% बच्चे ब्रिलियंट होते हैं स्कूलों में, क्योंकि ये 10% का टैलेंट जिसको मिला है, ये 10% बच्चे स्कूल में इंटेलिजेंट होंगे, बाकी 90% एवरेज होंगे, एवरेज से कम होंगे। मैं खामगांव गया था, महाराष्ट्र में एक जिला है खामगांव, आज के कोई 9-10 साल पहले मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ पर एक कैंप किया था। उस समय हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं होता था, सिर्फ ये रिपोर्ट ही हम करते थे। तो मैंने ये कैंप किया वहाँ पर और एक बच्चा आया, उसका ये मैनेजमेंट और लीडरशिप बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था। 14 साल का बच्चा था, 9th क्लास में था और ये बहुत वीक था, लॉजिक और लैंग्वेज वाला। तो मैंने जैसे ही रिपोर्ट देखी मैंने उसको पूछा कि भाई तेरे को 40-50% आते हैं कि नहीं आते हैं? वो 9th क्लास में था। एकदम से उदास हो गया, बोला बस इतने ही आते हैं। मैंने कहा उदास होने की क्या बात है? बोले सर उदास होने की तो बात है। बोला क्यों? बोले स्कूल में टीचर्स डांटते हैं, घर पे माँ बाप डांटते हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, कभी बेंच पे खड़ा कर देते हैं, कभी बाहर खड़ा कर देते हैं, तो उदास तो होने की बात है। मैंने कहा बिल्कुल उदास होने की बात नहीं है। वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा, फिर उसको समझाने के लिए मैंने बोला कि तेरे क्लास में फर्स्ट रैंक किसका आता है? उसने किसी बच्चे का नाम बोला। मैंने बोला क्या परसेंटेज आता है? बोले 100% आते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। अगर वो 10th क्लास में 100% लेके पास हो गया तो क्या होगा? बोले क्या होगा, वो बहुत अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिलेगा +2 में। मैंने कहा +2 में भी गोल्ड मेडल लेके पास हो गया तो फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा, वो IIT जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, IIT में भी गोल्ड मेडल मिल गया तो फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा, उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी नौकरी कौन देगा उसको? थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर सोच के बोला अच्छी नौकरी कंपनी वाले देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, कंपनी वाले अच्छी नौकरी देंगे। कंपनी कौन लगाएगा? उसकी समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने उसको बोला कंपनी तू लगाएगा। तो नौकरी देने वाला है तो नौकरी मांगने वाला नहीं है। मैनेजमेंट लीडरशिप तेरी अच्छी है,
कंपनी तू लगाएगा। घनश्याम दास जी बिरला के पास कोई पीएचडी नहीं थी, कोई गोल्ड मेडल नहीं था। 10,000 पीएचडी काम करते हैं आज भी उनके पास। धीरूभाई अंबानी के पास कोई गोल्ड मेडल नहीं है। जमुना दास बजाज के पास कोई। ये सब अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे मैनेजर्स हैं। पीएचडी गोल्ड मेडल वाले उनके पास काम करेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो वहां तक ठीक है। मैनेजमेंट जिसका अच्छा है, लीडरशिप जिसकी अच्छी है, वो कंपनी फिर मैंने उसको बोला पर कंपनी लगाने के लिए तुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए करना पड़ेगा और वहां एडमिशन के लिए तेरे स्कोर्स अच्छे होने पड़ेंगे। तेरे को दूसरों से 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करके ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से तू एमबीए कर लेगा, फिर तेरे पास पीएचडी नौकरी करेगा। अब समझ आ रही बात आपकी? हम कितना अत्याचार करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। 80% माहेश्वरी, मैंने 30, 35, 40 हजार बच्चों का किया है अभी तक, पिछले 12-13 साल में, 15 साल में। 80% माहेश्वरी बच्चे मैनेजमेंट और लीडरशिप में अच्छे होते हैं। 80% नेचुरली अच्छे होते हैं, और जो 20% अच्छे नहीं होते उनको आप अच्छा बना सकते हो पहले 6 वर्षों में। चौथा हिस्सा स्पेशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है। राइट ब्रेन यहाँ पर, पोस्ट फ्रंटल राइट ब्रेन। स्पेस मतलब जगह को यूज करने की इंटेलिजेंस, जैसे आर्किटेक्ट्स में होती है, इंटीरियर डिजाइनर्स में होती है। स्पेस को यूज करने की इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी मतलब नए नए सॉल्यूशंस, नए नए आइडियाज ढूंढने की कैपेसिटी, ये पोस्ट फ्रंटल और प्री फ्रंटल। उधर पैराइटल पोर्शन जो टॉप में ऊपर है, इसमें लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब उंगलियों पे कंट्रोल, और राइट ब्रेन कंट्रोल करता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब वो एक्टिविटीज जो हम पूरे शरीर से करते हैं। तो राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी, मेहंदी, रंगोली, एम्ब्रॉयडरी, ये सब फाइन मोटर स्किल्स हैं क्योंकि सब उंगलियों से होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब स्पोर्ट्स, योगासन, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स, डांस, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये दोनों कानों के बीच में टेम्परल एरिया है। लेफ्ट ब्रेन है ऑडिटरी कॉम्प्रहेंशन, मतलब सुन के समझने की क्षमता। जिनका ये स्ट्रांग होगा उनको सप्त स्वर समझ में आएंगे, राग, लय, ताल, धुन, ये सब समझ में आएगी अच्छी तरह से। और राइट ब्रेन होता है बोल के समझाने की क्षमता, अपनी बात स्पष्ट रूप से समझा सकना, किसी को कन्विंस कर सकना, किसी को मोटिवेट कर सकना, इंस्पायर कर सकना, ये सब। आवाज पे कंट्रोल, पेस, पॉज, पिच, पंक्चुएशन, ये सब, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स, बोल के समझाने की क्षमता, टेम्परल राइट ब्रेन। और ये दो आंखों के पीछे लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है ऑब्जर्वेशन, मतलब देख के समझने की क्षमता, और राइट ब्रेन कंट्रोल करता है विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना की शक्ति। कोई चीज आज की परिस्थिति से आगे की परिस्थिति को विजुअलाइज कर सकना, ये डिजाइनर्स का गुण है। इंटीरियर डिजाइनर को आप 4 दीवार दे देते हो, वो उसमें फिर आपका घर बना देता है। वो विजुअलाइज करता है कि इन 4 दीवारों के बीच में क्या क्या हो सकता है। टेक्सटाइल डिजाइनर को आप कपड़ा देते हो, वो ड्रेस डिजाइन करता है। फैशन डिजाइनर ड्रेस डिजाइन करता है। पेंटर पहला स्ट्रोक मारता है, उसके माइंड में पूरा पिक्चर होता है कि हर स्ट्रोक उस फाइनल पिक्चर को कैसे बनाएगा। तो ये विजुअलाइजेशन का गुण है, डिजाइनर्स का गुण है राइट ब्रेन ऑक्सीपिटल। ये 10 हिस्से हैं ब्रेन के, और वहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो जन्म के समय की उसकी टैलेंट, उसकी लाइंस की संख्या है कनेक्टेड फिंगर में, और वो जन्म के समय की स्थिति यहाँ पहली लाइन में नीचे दी हुई है। यह है स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन सेल्स एट बर्थ। तो लेफ्ट ब्रेन 1 2 3 4 5, राइट ब्रेन 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट ब्रेन 1 27.6 है, ये 1 लेफ्ट 27.6 है, ये 1 राइट 16.64 है, राइट ब्रेन 1 16.64 है। तो ये 10 हिस्से वहां पर जन्म के समय की क्षमता पहली लाइन में दी हुई है। दूसरी लाइन में ब्रेन ग्रोथ फैक्टर है। ब्रेन ग्रो होता है पहले 15 वर्षों में, 80% पहले 6 वर्षों में, 20% 6 से 15 के बीच में, और हर पोर्शन अलग स्पीड से ग्रो होता है। तो 20%, 15%, 10%, 19%, 36, 38%, 28%, 15, 19, 61, 80, ये ग्रोथ रेट है सेकेंड लाइन में। फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड लाइन इज इक्वल टू थर्ड लाइन, ये है परफॉर्मेंस एट और आफ्टर 15 ईयर्स तीसरी लाइन में। तो जन्म के समय की क्षमता पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में उसकी ब्रेन ग्रोथ फैक्टर है, तीसरी लाइन में 15 साल के बाद इतना हो जाएगा उसका परफॉर्मेंस, ये तीसरी लाइन में दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने की यह है कि पहली लाइन आप चेंज नहीं कर सकते, वो जो ईश्वर का दिया हुआ है वो है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। दूसरी लाइन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जितनी कम उम्र में शुरू करोगे उतना अधिक मल्टीप्लाई कर सकते हो, और दूसरी लाइन को जितना अधिक आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तीसरी लाइन की परफॉर्मेंस उतनी अधिक उसकी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको?
तो आपके बच्चे में जीनियस बनने का पोटेंशियल किस एरिया में है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है और उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक इस रिपोर्ट के द्वारा पेरेंट को काउंसलिंग में गाइड कर दिया जा सकता है। तो उसको घर में क्या करना है, स्कूल में क्या चूज करना है एक्टिविटी, और स्कूल के बाहर आफ्टर स्कूल आवर्स में उसको क्या करना है, ये सारी गाइडेंस उसके बच्चे की स्पेसिफिक गाइडेंस पेरेंट्स को मिल जाती है। नेक्स्ट 6 to 15 वाले प्रोग्राम में क्या होता है, ये तो 0 to 6 वाला हो गया, इंडिविजुअल भी बता दिया मैंने, कॉमन सेगमेंट भी बता दिया। इसका कॉमन सेगमेंट जो है 6 to 15 का, उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टोरी टेलिंग विथ, जीवन के पाठ पढ़ाते हुए स्टोरीज सिखाना, स्टोरीज के माध्यम से उसको जीवन के पाठ सिखाना। दूसरा है जीवन के मूल्य सिखाना। तीसरा है संस्कार देना, संस्कृति के बारे में सिखाना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के पेरेंट्स के लिए। और कितना बड़ा चैलेंज है मुझे पिछली साल समझ में आया जब मैं, हमारे स्कूल में समर कैंप हो रहा था, 60-70 बच्चे थे और सारे के सारे हिंदू बच्चे थे। मैं 2 क्लास लेता हूँ पूरे महीने भर के समर कैंप में, शौक से जैसे बच्चों से मिलने के लिए। तो एक दिन मैं गया क्लास में और मैंने बच्चों से पूछा, आप सब हिंदू हो? बोले हाँ सब हिंदू हैं। तो मैंने पूछा हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? एक भी बच्चे को पता नहीं था, यहां भी किसी को पता नहीं होगा, मेरी चैलेंज है मेरा, हिंदू शब्द का अर्थ नहीं मालूम है। तो फिर मैंने उनको बोला हिंदू शब्द का अर्थ है हीनम नाशयते इति हिंदू, मुझ में जो हीन है उसका नाश करने का संकल्प है तो मैं हिंदू, ये संकल्प है तो आप हिंदू। तो बच्चों को बड़ा मजा आया, बोला ये तो पता ही नहीं था, इतना अच्छा अर्थ है इसका हिंदू शब्द का कि मुझ में जो कमी है, मुझ में जो हीनता है उसका मैं नाश करूं, ऐसा संकल्प तो होना ही चाहिए। तो फिर बोले नहीं और बातें बताओ आप। तो मैंने पूछा ठीक है, आप हिंदू लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं? बोले नमस्ते करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो ग्रीट कैसे करते हैं? सलाम वालेकुम करते हैं, वेरी गुड। क्रिश्चियन एक दूसरे से मिलते हैं तो ग्रीट कैसे करते हैं? शेक हैंड्स करते हैं, वेरी गुड। इतना तो मालूम था बच्चों को। मैंने बोला इन तीनों के बीच में भेद क्या है? अब वो किसी को पता नहीं था। मैंने कहा भैया मुसलमान एक दूसरे को सलाम वालेकुम बोलते हैं, सामने वाला वालेकुम सलाम बोलता है, तो सलाम वालेकुम का अर्थ है कि आप में शांति हो, लेट पीस बी विथ यू। सामने वाला वालेकुम सलाम बोलता है तो उसका अर्थ है कि आप में भी शांति हो। अब शाब्दिक अर्थ तो ये है अभिवादन का, समाज में कितनी शांति है तो ईश्वर ही जानता है, पर शाब्दिक अर्थ ये है। क्रिश्चियन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उसका अर्थ क्या है? ये क्रिश्चियन सारे डाकू थे, तो यूरोपियंस, ये फ्रेंच, स्पेनियर्ड्स, डच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, ये सारे डाकू थे। तो जहां भी जाते लूटने के लिए जाते, तो लूटने के लिए जाते तो सामने वाला घबरा जाता तो वो घबराए नहीं कि मैं तेरा मित्र हूं, घबराए नहीं, इसके लिए वो हाथ बढ़ाता था अपना। वो सामने वाला भी हाथ बढ़ाता था, दोनों हाथ मिला के एक दूसरे को सांत्वना देते, शेक हैंड करके कि मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा कोई नुकसान नहीं करूंगा। वो भी यही बोल रहा है मैं तेरा कोई नुकसान नहीं करूंगा। इसको वॉरियर्स हैंडशेक बोलते हैं। हैंडशेक का अर्थ है कि रिमेन रिलैक्स्ड, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा। नमस्ते का अर्थ बिल्कुल अलग है। ये 2 शब्दों की संधि है, नमः प्लस ते। नमः ते मतलब तुमको, नमः मतलब प्रणाम, आपको प्रणाम। तो किसको प्रणाम? पद को, पैसे को, प्रतिष्ठा को? आप उसकी आंखों में ईश्वर देखते हो, वो आपकी आंखों में ईश्वर देखता है, उसमें बैठे ईश्वर के प्रति आप सम्मान से झुक जाते हो और उसको नमस्ते कहते हो कि आप में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम। एक हाथ दूसरे हाथ से जोड़ते हो ना, तो एक हाथ स्वयं के लिए, दूसरा हाथ उसके लिए है। आप स्पेस में 2 हाथ जोड़ते हो तो सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि इन द स्पेस ऑफ डिविनिटी यू एंड आई आर वन। आप में जो ईश्वर है वही ईश्वर मुझ में है, उस ईश्वर के प्रति सम्मान में झुक जाते हो, उसको नमस्ते बोलते हो। 2 साल के बच्चे को भी लात लग जाए तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? कि तुम में बैठे हुए ईश्वर का मुझसे अपमान हो गया, इसलिए आप क्षमा मांगते हो उससे। अब ये संस्कार हम देंगे कहां से, संस्कृति देंगे कहां से, यदि हमको पेरेंट्स को पता नहीं है? और ये आपका दोष नहीं है, मैं बता रहा हूं आपका दोष नहीं, क्योंकि 1000 साल की गुलामी थी और 1835 से लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन सिस्टम आ गया, तो सारे हितोपदेश की कहानियां निकल गई, पंचतंत्र निकल गया, संस्कार निकल गए, संस्कृति निकल गई। हमको सारा वो पढ़ाया गया जो उन्होंने तय किया। तो आपने जिन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, मैं भी उन्हीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, तो हमको पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है। इतना घोर उसके ऊपर डिस्टॉर्शन हुआ है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना डिस्टॉर्शन एजुकेशन सिस्टम का हुआ है। अभी मैं
स्कूल में जा, कुछ दिन पहले वहाँ पर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा रहे थे। तो 7 वंडर्स में एक वंडर है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अब वो आर्किटेक्चरल डिफेक्ट है, टावर सीधा नहीं बन सका, टेढ़ा हो गया, उसमें आश्चर्य क्या है? वो पढ़ाते हैं कि 7वां आश्चर्य, 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्य है। मैंने बच्चों को उस दिन बोला कि अगली ट्रिप तुम्हारी एक्सकर्शन जो स्कूल का होगा वो अजंता एलोरा जाएंगे। आप कभी एलोरा जाना, एलोरा में कैलाश मंदिर है, एक गुफा में कैलाश मंदिर है। एक चट्टान में से, एक सिंगल स्टोन में से अरबों टन पत्थर खोद खोद के निकाल के फेंक दिया, बचा हुआ जो है वो मंदिर है, एक स्टोन में से बनाया हुआ है। वो स्टोन की पूरी साइज इतनी है, उस पर साइंटिफिक स्टडी हुई है कि अधिक से अधिक 6000 लोग उसके ऊपर बैठ सकते हैं, उस चट्टान पे। और वो 6000 लोग रात दिन मेहनत करें तो उतने अरब टन पत्थर निकालने के लिए उनको कम से कम 150 साल लगेंगे। मतलब 150 वर्ष पहले किसी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा कि 6000 व्यक्ति इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसको खोदेंगे, और 5-6 पीढ़ियां तक वो काम करती रही, उसके बाद वो मंदिर बना। अरे वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये है। आप समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं समझ रहे? इतना डिस्टॉर्शन हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते हैं, 1200 साल पहले भास्कराचार्य ने लिख दी थी पाइथागोरस थ्योरम। आप हम पढ़ाते हैं कि पाइथागोरस ने इन्वेंट किया। पाइथागोरस ने क्या इन्वेंट की? मूर्ख था वो, आकर गया केरला, यहां से सीख कर गया। तो हमने ये पूरे प्रोग्राम में हमने उसका मैपिंग किया है कि आप कौन सी क्लास में क्या पढ़ा रहे हो बच्चे को। उस क्लास में, उस एज के बच्चे को हम पढ़ाएंगे कि ये भास्कराचार्य की थ्योरम है, नाम पाइथागोरस का है स्कूल में, वो पढ़ते रहो, लेकिन ये ओरिजिनली इस टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, और यही a² + b² a + b होता है। ये बताना जरूरी है उसको, राइट? तो ये कल्चर है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तो बहुत सी बातें इस प्रोग्राम में। वैल्यूज इंटरलाइजेशन, जो जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं उनका जीवन में उपयोग कैसे होना चाहिए, नित्य प्रति की उसकी क्रियाओं में वो कैसे आना चाहिए, ये उसका असाइनमेंट होता है हर लेक्चर के साथ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी साथ में बैठ के सुने वो जो 30-35 मिनट का लेक्चर है, क्योंकि हम उसको मान लो एक लेक्चर में सिखा दिया कि माँ क्या है, माँ के साथ रिलेशनशिप कैसी होती है, पिता के साथ रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, पिता का संबंध क्या है, आचार्य का गुरु का संबंध क्या है, ये 30 मिनट के लेक्चर में सिखा दिया। फिर उसको असाइनमेंट दे दिया कि भैया सुबह उठते ही आंख बंद करना है, छाती पर हाथ रखना है और मंत्र पढ़ना है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, उसको साइंस समझा दिया, और एक क्रिया दे दी करने के लिए। अब वो क्रिया कर रहा है और माँ को पता नहीं है कि वो क्यों कर रहा है या क्या कर रहा है, पिता को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो आप उसको कैसे सपोर्ट करोगे? मेरी बात समझ में आ रही? तो जो उसको सिखाया जा रहा है वो पहले माँ बाप को सीखना आवश्यक है, उनको समझ में तो आना चाहिए कि उसको क्या सिखा रहे हैं, उसके लिए वो उनका रहना जरूरी है। पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की बात है, इसमें तो इतना अत्याचार हुआ है इतिहास के साथ, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो 3 ही, गांधी जी और नेहरू जी, ये बस 2 ही देशभक्त थे, बाकी कोई देशभक्त था ही नहीं इस देश में इतिहास के हिसाब से। वो खुदीराम बोस 18 साल का लड़का मर गया, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस तो फिर भी कुछ यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत पता है लोगों को, बट इतने कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं। वो सारी पेट्रियोटिज्म का प्रोग्राम है। लीन लाइफ प्रोग्राम एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे प्रोग्राम का, और विशेष करके मारवाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ियों को एक शब्द से हमेशा गाली दी जाती रही है, कौन सा शब्द है वो? कंजूस। सबको मालूम है ना, इतना पॉपुलर है, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं भी पूछ लो, शब्द सबको मालूम है कि इससे हमारी गाली। अब ये जो